Year 1932 to 1962, before business, धीरूभाई did a lot of jobs. धीरज लाल, जो बाद में धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने गए, का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता हीराचंद अंबानी गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। धीरूभाई भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, जिसके कारण धीरूभाई को अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म करने के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, ताकि वो नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। उस समय उनके बड़े भाई यमन देश में एडन में एक कंपनी ए बेस एंड कंपनी में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने धीरूभाई को भी वहीं आकर नौकरी करने के लिए कहा। अब धीरूभाई किसी ऐसे परिवार से नहीं थे जहां उनके विदेश जाने का सारा अरेंजमेंट उनके परिवार वाले कर देंगे, वो तो उन्हें खुद ही करना था। गांव से 10वीं पास करने वाले छात्र ने जैसे तैसे करके अपने पासपोर्ट और बाकी सब चीजों का अरेंजमेंट किया, पर जब वो शिप पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पैसेंजर शिप पूरा भर चुका है और उन्हें कैसे भी करके वहां सीट नहीं मिल सकती। यहाँ से दोस्तों शुरुआत हुई थी एक ऐसे सफर की जिसने उन्हें उनके सामने कोई छोटी प्रॉब्लम या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसका डटकर सामना करना सिखाया, ताकि वो पा सके जो वो पाना चाहते हैं। उस समय वो कैसे भी करके एडन पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने पैसेंजर शिप में जगह नहीं मिली तो कुछ जुगाड़ करके कार्गो शिप में अपनी जगह बनाई। जर्नी बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, पर उस अनकंफर्टेबल जर्नी के बाद वो वहां पहुंचे जहां पहुंचने के लिए वो अपने घर से निकले थे। ये तो एक छोटा सा सफर था। ऐसे कई सफर उन्होंने अपने आने वाले जीवन में तय किए। कितनी भी मुश्किलें आई, पर जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचे जरूर। साल 1950 में एडन में पहुंचने के बाद उन्हें ए बेस एंड कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, के डिस्पैच डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम मिला। गुजराती मीडियम में पढ़े होने के बावजूद, इंग्लिश बिल्कुल ना आने के बावजूद, उन्होंने उस कंपनी में जहां ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले लोग थे बहुत अच्छे से मैनेज किया, जिसके कारण उन्हें उस कंपनी में प्रमोशन मिल गया। और वही कंपनी जो शेल के गैस स्टेशन चलाती थी ने उन्हें गैस स्टेशन संभालने का काम दे दिया। इतना आसान नहीं था वहां पे काम करना और अपने अच्छे काम की वजह से अपनी पहचान बनाना। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। वहां सरवाइव करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आना बहुत जरूरी था, तो वो रात भर इंग्लिश लिटरेचर की किताबें पढ़ते थे, ट्रेड मैगजीन्स पढ़ते थे, डिक्शनरी देख देख कर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते थे। हर पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत मेहनत की, जिसके कारण वहां पहुंचने के 7 साल तक उन्होंने वहां काम किया। पर 7 साल के बाद साल 1957 में उन्हें एडन छोड़कर इंडिया आना पड़ा, क्योंकि यमन देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी मिल गई थी और अब वहां दूसरे देश के लोगों का भविष्य बहुत अनसर्टेन था। तो 1957 में धीरूभाई अंबानी का परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी कोकिलाबेन और उनके एक बेटे मुकेश, जो उस समय बस 9 महीने के थे, वो बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे आने के करीबन 2 साल बाद 1959 में उनके दूसरे बेटे अनिल का जन्म हुआ और फिर 1961 और 1962 में उनकी बेटियों दीप्ति और नीना का। Year 1962 onwards, from jobs to the world of business, building Reliance. भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस करने की सोच के साथ एक कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन बनाई, जिसमें उन्होंने शुरू में मसालों की ट्रेडिंग का काम शुरू किया, जो उन्होंने कुछ सालों तक किया। पर फिर उन्हें असली अपॉर्चुनिटी यार्न इंपोर्ट में लगी। उन्हें मसालों के बिजनेस की तरह उस बिजनेस का भी कुछ पता नहीं था, पर उन्होंने किताबों से, मैगजीन से, लोगों से पता करके यार्न बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ लिया। पर उन्हें ये काम करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उस धंधे में मुख्य काम था इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से विदेशी कंपनियों से यार्न इंपोर्ट करना। उन्होंने पैसा ना होने को कभी भी बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं माना। कुछ मनी लेंडर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि अगर वो उन्हें काम करने के लिए पैसा देंगे तो वो उनके पैसे को मार्केट में अवेलेबल इंटरेस्ट से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ चुकाएंगे। अब उनका ऑप्टिमिज्म देखकर कुछ मनी लेंडर्स कन्विंस भी हो गए और उन्होंने उन्हें पैसा दे दिया। और फिर रिलायंस के मालिक धीरूभाई अंबानी ने वही किया जो पूरी जिंदगी उनकी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए करती आई है। उन्होंने धंधे को इतने अच्छे से समझकर करना शुरू किया कि एक्चुअली वो यार्न इंपोर्ट के बिजनेस से काफी पैसा कमाने लगे। और जिन लोगों से पैसा लेकर वो ये बिजनेस चला रहे थे, उन्होंने उन मनी लेंडर्स को काफी अच्छा रिटर्न देना शुरू कर दिया और पूरी मार्केट में उनका एक अच्छा नाम हो गया। पर बिजनेस नौकरी की तरह स्मूथ नहीं चलता। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। साल 1966 में करेंसी में मेजर फ्लक्चुएशन के कारण उनका यार्न इंपोर्ट का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया। एकदम से वो आउट ऑफ बिजनेस हो गए। पर धीरूभाई अंबानी कहां किसी सेटबैक से रुकने वाले थे।
उन्होंने इस प्रॉब्लम को एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया और अब जब इंपोर्ट बंद हो गया था तो उन्होंने सिंथेटिक फैब्रिक भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया। अब उन्हें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर जैसे उन्होंने विदेश में इंग्लिश न जानते हुए सफलता पाई, स्पाइस ट्रेड और यार्न ट्रेड का एबीसी भी ना जानते हुए सफलता पाई, वैसे ही उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी ना पता होते हुए अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पे नरोडा में पहली टेक्सटाइल मिल लगाई जिसमें सिंथेटिक फैब्रिक बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि उस समय नेचुरल फैब्रिक जैसे कॉटन, सिल्क और वूल का ज्यादा चलन था। सिंथेटिक फैब्रिक जैसे नायलन और पॉलिएस्टर जो केमिकल से बनाए जाते थे उसका चलन ज्यादा नहीं था। धीरूभाई अंबानी की दूरदर्शिता ने उन्हें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करवाया, जिसके कारण वो आने वाले समय में पॉलिएस्टर प्रिंस कहलाए और जिसने रिलायंस के बड़े एम्पायर की एक्चुअली में नींव रखी। उन्होंने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को एक मॉडर्न रूप दिया टेक्सटाइल की मार्केटिंग करके। उस समय जब भारत की टेक्सटाइल मार्केट में बड़ी बड़ी मिल्स रूल किया करती थी, धीरूभाई अंबानी ने उनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए मार्केटिंग का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने विमल ब्रांड को क्रिएट किया, ओनली विमल, जो आने वाले समय में भारत का प्रीमियम फैशन फैब्रिक बना। और उनकी टेक्सटाइल मिल को भी आने वाले समय में अपने समय की सबसे बेस्ट मिल बनाया, जहां से उन्होंने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें कई बार एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर उनका बिजनेस सरकार की पॉलिसीज से, दूसरी बड़ी मिल्स की उनके बिजनेस को खत्म करने की प्रैक्टिसेस से बहुत प्रभावित होता था, जो उनके बढ़ते हुए पंखों को काट देना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने वो किया जिसने रिलायंस को ऐसा एक्सपेंड किया कि फिर उन्हें आकाश को छूने से कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे एक्सपेंड करने का सोचा, जिससे सरकार की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और उनके कॉम्पिटिटर्स की उनको खत्म करने की स्ट्रेटेजी काम ही नहीं कर सकेगी। पर उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी। उन्होंने इस फंड्स का अरेंजमेंट बैंक से करने की कोशिश की, पर बैंक ने उनके बिजनेस प्लान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं जताया, क्योंकि उस समय तक बस उनके पास एक मिल ही थी और कुछ भी नहीं। और उस समय जब उनका साथ किसी ने नहीं दिया, उनके सपनों को किसी ने नहीं माना, उस समय आम इंसानों ने उनका साथ दिया। रिलायंस कंपनी के स्टॉक मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करके, कई गुना ओवर सब्सक्राइब करके उन्हें इस आईपीओ से इतना पैसा मिल गया, जिसने रिलायंस की नींव को इतना मजबूत बनाया कि फिर आज तक उस नींव को कोई कमजोर नहीं कर पाया। स्टॉक मार्केट में रिलायंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद धीरूभाई अंबानी ने आने वाले समय में पब्लिक की सपोर्ट से ही टेक्सटाइल के अलावा पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम सेक्टर्स में भी अपना काम शुरू किया और सब सेक्टर्स में अपने साहस, दृढ़ता और अपने ऊपर अनंत विश्वास की वजह से और अपने साथ जुड़े लोगों की वजह से रेवोल्यूशन लाए। और जब 2002 में उनका देहांत हुआ तो अपने बेटों को एक बहुत बड़ा साम्राज्य देकर गए। उनके बेटे भी अपने पिता की राह पर चले और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो उनके बेटे मुकेश अंबानी संभालते हैं, वो आज भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की लार्जेस्ट पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी की जीवन की कहानी ब्रीफ में।